खुसरो रैन सुहाग की प्रस्तुत है इस धारावाहिक की पहली कड़ी। खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की, जागी पी के संग तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भैक रंग। श्रोता जानते हैं कि आकाशवाणी रामपुर वर्षों से आपकी पसंद और ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए नए नए प्रोग्राम पेश करता रहा है और आपने भी भरपूर सराहना करके हमारी हिम्मत अफजाई की है। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमने समय समय पर हर मौजू पर, विशेषकर आकाशवाणी रामपुर के तहत आने वाले इलाके की तारीखी, तहजीबी, अदबी और समाजी जिंदगी के हर पहलू पर धारावाहिकों के जरिए भरपूर रोशनी डाली है। आपके खत गवाह हैं कि आपने तमाम धारावाहिकों को बहुत पसंद करके हमारा हौसला बढ़ाया है। उत्तरी भारत का ये इलाका, जिसे आज रोहिलखंड कहा जाता है, सदियों से गंगा जमनी तहजीब और साझा सभ्यता का मरकज रहा है। हर दौर में गंगा, जमुना और कोसी के किनारों पर आबाद होने वाली कौमों ने आपसी मेलजोल और भाईचारे की शमा को रोशन रखा है। सुख और शांति के इस माहौल को बनाने और कायम रखने में सूफी संतों और फकीरों ने बड़ा योगदान दिया है। सूरज निकलता भी नहीं कि मंदिरों मस्जिदों से आने वाली सदाएं आत्मा और रूह को बेदार कर देती हैं। हर कौम, हर मजहब और हर जात के अकीदतमंद मज़ारों पर हाजिर होकर पीरो मुर्शिद की दुआओं से फैज़याब होते हैं। मन तो मौला, मन तो मौला, मन तो मौला, ये कौल हमें याद दिलाता है अपने मौला को हर वक्त याद करने वाली उस आलमगीर शोहरत याफ्ता शख्सियत की जो निजमिया के महबूब, दरगाह निजामुद्दीन औलिया के फकीर, दरबार के मनसबदार, संगीतकार, फारसी और हिंदी के शायर, इतिहासकार और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने वाले थे। उस शख्सियत का नाम है हज़रत अमीर खुसरो, जो 1253 में पटियाली ज़िला एटा में तुर्क सरदार सैफुद्दीन महमूद के घर पैदा हुए और 8 साल की उम्र में यतीम होकर अपने नाना इमादुल मुल्क के पास दिल्ली आ गए। यह ऐतिहासिक रेडियो धारावाहिक खुसरो रैन सुहाग की हज़रत अमीर खुसरो की हयात और कारनामों पर आधारित है, जिसका आगाज उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां की सुरीली आवाज़ से होता है। खुसरो रैन सुहाग की, रैन सुहाग की, जागी पी के संग
तन मेरो मन पीव को, तन मेरो मन पीव को, दो भैक रंग। तारीखी सीरियल लिखना और इसका प्रोडक्शन लेखक और प्रोड्यूसर दोनों के लिए एक चैलेंज होता है, बता रहे हैं धारावाहिक के लेखक श्री नफीस सिद्दीकी। कोई आवाज़ हो या वाकया हो, वो लिखने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। एक तारीख नवीस की हैसियत से मैं ये बात सोचता हूँ कि आज़ादी हासिल करने से पहले एक नारा सारे हिंदुस्तान में गूंजता था और वो था इत्तेहाद, इत्तेफाक, इनकलाब। इस नारे के बाद हमको आज़ादी मिली और आज़ादी का एक ज़माना गुज़र चुका है। आज हमें आवाज़ आती है कौमी यकजहती, कौमी यकजहती। इसका मतलब एक तारीख नवीस और एक लेखक ये निकालता है कि शायद हिंदुस्तान में कौमी यकजहती की कमी हो गई। मैंने सोचा क्या नई नस्ल को देने के लिए कोई पैगाम हमारे पास तारीख़ में मौजूद है जो इन्हें ये बता सके कि एक ज़माना था कि जब इन लफ्ज़ों की बात भी लोग नहीं कहते थे। उनका चरित्र, उनका मिजाज, उनका स्वभाव बिल्कुल ऐसा था कि हमें ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि हम इत्तेहाद, इत्तेफाक की बात करें। मैंने तारीख़ में जब देखा तो मुझे एक किरदार मिला, वो था हज़रत अमीर खुसरो का। इसीलिए मैं अमीर खुसरो के ऊपर एक धारावाहिक लिखने के लिए आमादा हुआ। मैंने तारीख़ की उन तमाम चीज़ों को देखा, उन बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ा कि जिन्होंने खुसरो पर काम किया है, और इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि शायद हिंदुस्तान की किसी भी ज़बान में इतना बड़ा वतन परस्त, मुहिब्बे वतन कभी पैदा ना हुआ है और ना हो सकेगा। ये वो किरदार था कि जिसको हमें बताना है नई नस्ल को कि हमारे बुज़ुर्गों ने कितने कितने बड़े काम किए हैं। इस धारावाहिक के ज़रिए हमने उन तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली है जो हमें कौमी यकजहती की तरफ ले जाती है। और इस शख्सियत से आप यकीन कीजिए कि इसको लिखने में बारहा मेरी आँखों से आंसू गिरे। मैंने अपनी पलकों पर आंसुओं के सैलाब को रोका और इस धारावाहिक को लिखता चला गया। उन्होंने हिंदुस्तान की माटी से ऐसी मोहब्बत की है कि हमारे यहाँ की तमाम रस्मों को जो देहात के अंदर भी हुआ करती थी, एक एक चीज़ को उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये नई नस्लें इन बुज़ुर्गों के बारे में जान जाएंगी कि जिनका मिजाज ही भाईचारा और इंसानों से दोस्ती था। बन के पंछी बे बाबरे ऐसे बिन बजाए सांवरे, बन के पंछी बे बाबरे, बन के पंछी बे बाबरे। लेखक ने असल तारीख की रोशनी में धारावाहिक के नायक खुसरो, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और सीरियल के हर पात्र के किरदार को तारीखी शहादतों के साथ बयान किया है। बारीक से बारीक चीज़ पर नज़र रखी है। इसकी कंपोजिशंस, राग, बंदिशें, साज सब वही हैं जिनका तज़करा खुसरो ने किया है। अब आप सोच सकते हैं कि लेखक की लगाई गई पाबंदियों को नज़र में रखते हुए सीमित साधनों के साथ प्रोडक्शन करना प्रोड्यूसर के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। प्रोड्यूसर मनदीप कौर। श्रोताओं, इस सीरियल का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के लिए उतना ही चैलेंजिंग था जितना राइटर के लिए इसे लिखना था। एक मुश्किल निर्माण था ये, क्योंकि कोई भी तारीखी अगर प्रोडक्शन है या म्यूज़िकल प्रोडक्शन है तो उसे तैयार करना, उसका निर्माण करना डिफ़िकल्ट होता है। और ये सीरियल हिस्टोरिकल भी है और इसमें म्यूज़िक भी है। तो म्यूज़िकल प्रोडक्शन और हिस्टोरिकल प्रोडक्शन, इनका जो एक मिला जुला ये रूप है खुसरो रैन सुहाग की, ये वाकई इतना खूबसूरत सीरियल है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, कुछ नया मिला, कुछ नया सुना, बहुत अच्छा लगा। इस सीरियल की ख़ास बात ये थी इस प्रोडक्शन की कि निश्चित था कि इसमें हमें वही कंपोजिशंस म्यूज़िक की, वही राग, वही बंदिशें और उस दौर के वही साज इस्तेमाल करने हैं जो ओरिजिनल हैं। यानी खुसरो की जो अपनी इजाद की हुई कंपोजिशंस थीं, जो उनके अपने बनाए हुए राग थे, जो उनकी खुद तैयार की हुई बंदिशें थीं, उन्हीं को उसी रूप में, उसी अंदाज में
पेश करना ये एक चैलेंज था, क्योंकि सभी रिकॉर्डिंग्स मौजूद नहीं हैं, बहुत कुछ तैयार किया जाना था। तो म्यूज़िक के हमारे आर्टिस्ट सखावत हुसैन खान साहब और क्षमा जौहरी, इन दोनों ने आवाज़ें दी इन बंदिशों को तैयार करने के लिए, और बहुत मेहनत लगी है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हिस्सा है इस सीरियल का, वो इसका म्यूज़िकल प्रोडक्शन है, म्यूज़िकल पोर्शन है इसका। जितने भी किरदार हैं उन्होंने भी बखूबी अपना अपना रोल निभाया है। जितनी मेहनत इस सीरियल में हुई है उस हिसाब से हमें तो पूरा संतोष है, पूरा सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, बहुत अच्छा सीरियल तैयार हुआ है। लेकिन किस तरह से हम लोग आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, जो राइटर चाहते हैं, राइटर ने जो लिखा है वो किस तरह से हम पूरा कर पाए हैं, जब आप सीरियल की अगली कड़ी सुनेंगे उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, क्या इसकी शुरुआत है इस सीरियल की। और 13 कड़ियों के इस धारावाहिक का जो ये पहला एपिसोड आज आप सुन रहे हैं, इसमें पूरे 13 एपिसोड्स की उन झलकियों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें आपको हर किरदार की आवाज़ सुनने को मिलेगी। राइटर और प्रोड्यूसर की बातों के साथ साथ आपको कुछ झलकियाँ उस पूरे सीरियल की मिलेंगी, जिसमें आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर अंदाज़ लगेगा कि हाँ, 13 कड़ियों का यह धारावाहिक किन मुश्किलों के बीच में लिखा गया है और किस तरह से तैयार किया गया है। लेखक और निर्देशक की बातों से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि खुसरो रैन सुहाग की तारीखी अहमियत भी है इसकी, जिसके द्वारा श्रोताओं को 13वीं शताब्दी के इतिहास, लोगों के मिजाज और तहजीब की जानकारी भी मिलेगी। खुसरो के ईजाद किए हुए मुरक्कब राग, राग सनम, राग माफिक, राग शाहाना बहार, राग जीलफ वगैरह भी आप सुनेंगे, जिन्हें आज कोई भी संगीतकार न गाता है न बजाता है। ये खुसरो की खुशकिस्मती थी कि उन्हें तालीम भी मिली और तरबियत भी। हज़रत निज़ामुद्दीन की सोहबत और तुर्क सुल्तानों के दरबार में आला मनसबदार इमादुल मुल्क की सरपरस्ती भी। खुसरो के नाना इमादुल मुल्क जब 8 साल के बच्चे को निज़ामुल मुल्क निज़ामुद्दीन औलिया के हुजूर लेकर गए तो रोशन ज़मीर दरवेश ने फौरन पहचान लिया। ये बच्चा माशाअल्लाह बहुत ज़हीन मालूम होता है, निहायत इक़बालमंद होगा। करीब लाइए ज़रा हमारे। क्या नाम है इसका? अबुल हसन यमीनुद्दीन। इस नाम से नहीं, किसी और नाम से इसकी शोहरत सारी दुनिया में होगी। इसकी तालीम और तरबियत का माकूल इंतज़ाम करना, ऐसे उस्तादों को तालीम और तरबियत के लिए मुकर्रर करना जो खुले जहन, साफ दिल और हर किस्म के तासुब से पाक हों। श्रोताओं, आपने जिन आवाज़ों को सुना, इसमें एक आवाज़ है सैयद मोहम्मद आदिल की, जो इस सीरियल में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का किरदार अदा कर रहे हैं, और इमादुल मुल्क की भूमिका में हैं बलबीर पाठक। इमादुल मुल्क ने पीर मुर्शिद की नसीहत को हमेशा याद रखा। एक दिन जब खुसरो के उस्ताद काजी सादुद्दीन खुसरो की शिकायत करने आए, ये देखिए हुजूर, बजाय पढ़ने के शायरी करते हैं जनाब। आपकी उम्र देखिए और ज़ौक़ शायरी देखिए। अभी से ये हाल है तो खुदा जाने आगे क्या हाल होगा। शायरी के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती काजी जी, अच्छे जहन और अच्छे मिजाज की ज़रूरत होती है। जो बच्चा 8 साल की उम्र में शेर कहने की कोशिश कर रहा है वो आम बच्चा नहीं हो सकता। इतना भी तमीज़ नहीं है आपको। बस चले जाइए यहाँ से। इमादुल मुल्क ने खुसरो की तालीम और तरबियत पर और ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने महसूस किया कि खुसरो के ज़ौक़े शायरी को परवान चढ़ाने के लिए एक लायक उस्ताद की ज़रूरत है। उन्होंने खुसरो को मलिकुश्शोरा शहाबुद्दीन महमरा के सुपुर्द कर दिया। इमादुल मुल्क की अदबी और मौसीकी की महफिलें बचपन से ही खुसरो के लिए तरबियत गाह साबित हुईं, जहाँ ईरानी मौसीक़ार गाने और बजाने का कमाल दिखाते। फ़ारसी, पंजाबी, सिंधी, अवधी और ब्रज भाषा के शायर कलाम पेश करते। हिंदू और मुसलमान एक जगह जमा होते। इन महफिलों ने बचपन से ही खुसरो के सेकुलर जहन को हिंदुस्तानी रंग में रंगना शुरू कर दिया। नाना ने आदाब महफिल सिखाए तो राजपूत माँ ने तीज त्योहारों की मान्यता का एहतराम करना। इस तुर्क बच्चे को हिंदी भाषा में लिखने की ज़रूरत का एहसास उनकी माँ दौलत नाज ने ही दिलाया, जिसका किरदार अदा किया है सरिता लाल ने। झूला डालन चलोरी आई
बहार, झूला डालन चलोरी, आई बसंत बहार, आई बसंत बहार, आई बसंत बहार। माँ, आपने भी पीले कपड़े पहने, हमें भी पीले कपड़े पहनाए। एक थाल में मौसम के ताज़ा फूल, दूसरी थाल में फल। आज क्या बात है? आज बसंत पंचमी का पहला दिन है। मौसम बदल रहा है और टेसु फूल रहा है। आमों के पेड़ों में भी बौर आ गया है। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। गोया आमदे फसले गुल बहारी अस्त। बचवा, हमने कितनी बार कहा है ये फारसी ना बोला कर हमसे। अब हम क्या जाने तू क्या कह रहा है। बस कुछ कुछ ही समझ में आती है हमारे। खुसरो तुर्क बाप और राजपूत माँ की औलाद थे। उनकी माँ को ये बात सख्त नागवार गुजरती कि उनके पिता इमादुल मुल्क ने खुसरो को गिरधारी के साथ मथुरा भेज दिया है। आप क्या अबुल हसन को भी सीधी मौला जैसा मस्त कलंदर बनाना चाहते हैं, या फिर वृंदावन और बरसाने की लीला करने वाले कृष्ण कन्हैया? आप ही सोचिए पिताजी, मैदाने जंग में बहादुरी से लड़कर जान देने वाले बाप का बेटा क्या गाय चराएगा या फिर फकीर बनेगा? खुसरो जवान हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। इमादुल मुल्क की उम्र 110 साल हो चुकी थी। अब खुसरो को दरबारी नौकरी की जरूरत थी। इस जरूरत का एहसास तजर्बेकार इमादुल मुल्क को था। उन्होंने खुसरो से कहा, अब हमारी उम्र 110 साल की हो चुकी है, कब तक जिएंगे? लेकिन खुसरो, सुल्तानों की नौकरी करना तलवार की धार पर चलना है। हमें सोते में भी जागना पड़ता है। ये एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और संग दिल भी। तख्ते सुल्तानी की खातिर बेटा बाप को, बाप बेटे को और गुलाम आका को बेरहमी से कत्ल कर देता है। ये सब हम तुमसे इसलिए कह रहे हैं खुसरो कि कल तुमको भी सुल्तानों और अमीरों की खिदमत अंजाम देना होंगी। और जब खुसरो जवान हो गए तो इस किरदार को निभाया सैयद सिराज अली ने। खुसरो पर शबाब आया तो उनका रंगे तगज्जुल भी निखर गया। इश्क में डूबा हुआ कलाम और रागों में बंधी हुई बंदिशें अहले दिल के लिए सुरमये नूरे नजर बन गईं। सब सखियन का पिया प्यारा, सब सखियन का पिया प्यारा, सब में है और सब सुन्यारा, सब में है और सब सुन्यारा, सब सखियन का पिया प्यारा। तुम तुर्क जरूर हो, लेकिन अब तो हिंदुस्तान हमारा तुम्हारा वतन है। तुम्हारा फारसी कलाम तो सिर्फ फारसी दानों और दरबारों तक महदूद रहेगा, और हिंदवी शायरी को हर हिंदुस्तानी आंखों का काजल बनाकर लबों लबों से चूम लेगा। तुमने तो हिंदुस्तानी उलूम का गहरा मुताला किया है। हमारे बुजुर्गों का मकसद खिदमत खल्क है, इंसान और इंसान के बीच की दूरियों को ख़त्म करना है। अरबी, ईरानी और हिंदुस्तानी मौसीकी को मिलाकर फ़ने मौसीकी में ऐसा रंग भरो कि दुई मिट जाए। ऐसी बंदिशें करो कि हर लफ्ज़, हर सुर से खालिक़े कायनात की याद आए। खुसरो को ये नसीहत की थी
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने। और इस नसीहत ने खुसरो को इतना बदल दिया कि वो न हिंदू रहे न मुसलमान, सिर्फ एक इंसान रह गए। दरबारों में बादशाहों, शहजादों और अमीरों की नौकरी में नदीम खास, मसरूफदार, अमीर दवात के आला ओहदों पर इज्जत से रहे। बादशाह आते जाते रहे, लेकिन खुसरो का रुतबा कायम रहा। श्रोताओं, हम आपको धारावाहिक नहीं सुना रहे हैं, बल्कि धारावाहिक के प्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे खुसरो के मर्तबे की। उन्होंने दरबार में मलकुश शोरा का खिताब पाया तो अहले ईरान उन्हें तूतिए हिंद कहने लगे, लेकिन वो खुद को दरगाह निज़ामुद्दीन का फ़कीर कहने पर फ़ख्र करते थे। उनका ताल्लुक़ सिर्फ हुक्मरानों, मनसबदारों, आलिमों और शायरों से ही नहीं था, बल्कि दरगाह के कलंदर, छम्मो मस्तानी, सड़क पर भंग बेचने वाली चम्मो, पनघट की पनहारनों और पहेलियां सुनने वाले बच्चों से भी था। वो दरगाह में मस्तानियों संग होली भी खेलते। दयारी मोहे भिजो यारी, दया रे मोहे भिजो यारे, दया रे मोहे भिजो यारे, दया रे मोहे भिजो यारे, दया रे मोहे भिजो यारे। पनघट पर पनहारनों संग हंसी मजाक भी करते। आहा, बड़े दिनों बाद अमीर के दर्शन हुए हैं। अब आप जल्दी से हमें पानी पिला दो, बहुत दुआएं देंगे तुम्हें। दुआएं तो अमीर सबको देते हैं, आज तो हम दुआओं के बदले कुछ और ही लेंगे। ठीक है, बोलो कितने दाम लोगी पानी पिलाने का? हम दो हैं, एक एक बात बोलेंगे, समझे आप? समझ गए। फिर क्या होगा? फिर उन चारों बातों को मिलाकर कोई ऐसी बात कहो कि हंसी भी आए। आज तो बड़ी मुश्किल परीक्षा है अमीर की। जब पानी पीना है तो इम्तिहान भी देना होगा। खैर बोलो। चलो तो एक ऐसी बात बताओ जिसमें खीर को नाम आए। और हमारे चरखे का भी। और हमारे ढोल को भी। और मेरे कुत्ते का भी, समझे अमीर जी? और गाकर सुनाओगे? बड़ी कठिन परीक्षा है। अच्छा तो सुनो। सुनाइए। खीर पकाई लाख जतन से, चरखा दिया जला। खीर पकाई लाख जतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। ला, अब तो पानी पिला। वाह मीरा, आप तो जीत गए, हम हार गए। खुसरो की जिंदगी में एक मोड़ उस वक्त आता है जब उनकी मौजूदगी में ईरानी मौसीकारा महरोज सुल्तान कैकबाद के दरबार में अपने फन का मुजाहरा करती है, लेकिन सुल्तान का इनाम लेने से इनकार करते हुए कहती है कि वो हिंदुस्तान उस हिंदवी शायर अमीर खुसरो से मुलाकात करने आई है जिनका कलाम ईरान के गली कूचों में मकबूल खासो आम है। वो खुसरो की मोहब्बत में अपने वतन को भुलाकर हिंदुस्तान में ठहर जाती है। एक दिन उसे एहसास होता है कि खुसरो तो सिर्फ अल्लाह के बंदों और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से प्यार करते हैं। महरोज और खुसरो के डायलॉग सुनकर श्रोता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ायज़ा ज़ुबैर ने महरोज का किरदार किस खूबी से निभाया। आपसे तो सभी प्यार करते हैं अमीर जी, और दरबार में तो आप मलिकुश शोरा हैं, पनहारनों, मस्तानियों, कलंदरों के अमीर जी हैं, बच्चों के शाह जी और दरगाह के फ़कीर। मोहब्बत अगर किसी एक ज़ात तक महदूद ना हो तो कायनात की तरह लामहदूद हो जाती है, खुशबू बनकर फिजाओं में बिखर जाती है और हाथों में मेहंदी की तरह रच बस जाती है। एक ऐसा बहता दरिया बन जाती है जिसके दोनों किनारों से तश्ना लब प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन मैं मोहब्बत का दायरा इतना वसी नहीं कर सकती खुसरो कि लामहदूद हो जाऊं। जब इसी दुनिया में रहना है तो किसी को तो अपना बनाने को जी चाहता ही है।
ऊपर वाला तो नीचे आकर जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता। आधी रात को जब दर्द उठता है तो किसी हम नफस की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन ये सब कुछ मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? हाँ, आप तो किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया महरोज? मैं खुद भी नहीं जानती क्या कह रही हूँ और आपसे क्यों कह रही हूँ। अक्सर ये बातें तो मैं अपने दिल से ही करती रहती हूँ, अचानक आपसे करने लगी। न जाने क्या आरज़ू लेकर चली थी ईरान से, और आपसे मिलकर जाने क्या हो गई। लगता है जैसे मेरा वजूद शबनम के कतरों में बदलता जा रहा है। सच ही कहते हैं आप, इश्क़ हकीकी के तलबगार इश्क़ मजाजी में महदूद होकर नहीं रह जाते, और ये ज़मीन उन्हें नापाक भी नहीं कर सकती। सूफियों की बस्ती ही निराली है, इनका इश्क, इनका रंग ढंग, सब कुछ निराला। ये अहले दिल का मामला है, अहले अक्ल का नहीं। इन राहों में दिल मंजिल तक तो ले जाता है, पर अक्ल गुमराह भी कर देती है। इश्क मजाजी तो सिर्फ एक जीना है इश्क हकीकी तक पहुंचने का। फना की मंजिल तक तो वही पहुंच सकता है जो अपने वजूद को ज़ाते बारी ताला के वजूद में मिला दे और अनल हक कहता हुआ मंसूर की तरह दार पर चढ़ जाए, जिसे कायनात के जर्रे जर्रे और दुनिया के हर हुस्न में अल्लाह का जलवा नजर आए। अल्लाह के बंदों से खूब प्यार करो, और हाँ, याद रखो खुसरो, दुनिया से मोहब्बत न करो और दुनिया को मुसाफिर खाना समझो, जहाँ कुछ दिन रहकर अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच जाना है। सबसे बड़ी और अल्लाह की पसंदीदा इबादत अल्लाह के बंदों की खिदमत है। बेसहारों का सहारा बनना सीखो खुसरो। खुसरो ने पीरो मुर्शिद की नसीहत को हमेशा याद रखा। उन्होंने मसनवियों में हिंदुस्तान के फूलों, फलों, नदियों, मौसमों, लिबास, लोगों की खुश अखलाकी, शहरों की समाजी जिंदगी और इमारतों के हुस्न वगैरह की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया कि दिल्ली अदन की जन्नत है। इस धारावाहिक में और भी कई ऐतिहासिक किरदार हैं, जैसे सुल्तान कैकबाद, वजीर जलालुद्दीन और वजीर का बेटा अरकलीक, गिरधारी चंपा बानो। लेकिन छम्मू मस्तानी का चंचल किरदार भी बहुत खूब है, जिसे निभाया है बेबी अंजुम ने। छम्मो वारी वारी जाए, हाय अल्लाह, क्या रूप है, क्या रंग है, लाल लाल गुलाब जैसा। राजा इंद्र के दरबार की परी लगती है। देखो अमीर, हम समझा देते हैं, कहीं मेहमान को दिल में ना बिठा लेना। ओफो छम्मो, वरना छम्मो खंजर मारकर मर जाएगी। अरे हम आपसे ही कहते हैं अमीर। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में कलंदर भी रहा करते थे। कलंदर की भूमिका में मुमताज बर्नी का रोल भी सराहनीय है। अरे मान जा छम्मो, अमीर जी अयोध्या से सीधे इधर ही चले आ रहे हैं। अरे बहुत थक गए होंगे, इन्हें घर भी जाना है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के विसाल की खबर जिस दर्द भरी आवाज में छम्मो ने खुसरो को दी है, उसे श्रोता शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। छम्मो, क्या हुआ? अमीर जी, ख्वाजा। क्या हुआ ख्वाजा को? चले गए ख्वाजा, अपने खुसरो को याद करते हुए चले गए। क्या करें अमीर जी, सब अंधेरा हो गया। कुछ तो बोलिए, अब जीकर भी क्या करे छम्मू, ख्वाजा तो गए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का विसाल हो गया। महरोज ईरान चली गई। अब खुसरो पर क्या गुजरी, ये सब कुछ आप सुनेंगे धारावाहिक खुसरो रैन सुहाग की आने वाली 12 कड़ियों में। खुसरो रैन सुहाग की
जागी पी के संग तन मेरो मन पीऊ को तन मेरो मन पीऊ को दो खुसरो रैन सुहागी। श्रोताओं, अभी आपने सुनी इस खुसरो रैन सुहागी पहली कड़ी। श्रोताओं, अभी भाग लेने वाले कलाकार थे इस धारावाहिक की सिराज अली। भाग लेने वाले कलाकार थे जुबैर शाह खां, सिराज अली, फायजा जुबैर, सैयद मोहम्मद सरिता लाल, जुबैर बलबीर पाठक, फायजा जुबैर, सरिता लाल अहमद, बलबीर जोसेफ और यूसुफ अर्जुम। गायक कलाकार सतीश जोसेफ खां, बेबी शमा जौहरी। गायक कलाकार वंदना हुसैन खां, क्षमा जौहरी। संगत करने वाले कलाकार थे वंदना पर दीपेंद्र उपाध्याय, तहरीम निशा। तबले पर संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर दीपेंद्र उपाध्याय और तबले पर मोहम्मद उस्मान, उसामा खान। ढोलक पर राम अवतार रसी। धारावाहिक के लेखक तानपुरे पर श्री नफीस खान सिद्दीकी। इस सहप्रस्तुति असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी। प्रस्तुति असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी। प्रस्तुतकर्ता थी मनदीप कौर।